दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बड़ी बैठक को लेकर यह खबर है, जहां बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक और बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद। बता दें, पहले 13 सांसदों की अलग से एक मीटिंग हुई थी। काकोली दस्तीदार के घर पर यह बैठक हुई थी, लेकिन इस बीच ये देखिए, टीएमसी सांसदों की बड़ी बैठक की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि एक बड़े संकेत है। टीएमसी के बागी सांसद किस तरीके से अब आगे बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी नेता के साथ हुई बैठक की ही ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और रजनीश, क्या खबर भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक के बारे में? देखिए, बैठक अभी भी चल रही है भूपेंद्र यादव के घर में। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां पर मौजूद हैं और सांसदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस वक्त पूरा नंबर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में टीएमसी के असंतुष्ट सांसद यहां पर पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि सांसदों के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं और इस लिहाज से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। ख़ासतौर पर पिछले कई दिनों से ये खबरें हम लोग देख रहे हैं और अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। विधायकों के बाद सांसद जो है अलग गुट बनाना चाहते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, क्योंकि उन तमाम सांसदों की जो नाराज़गी है वो अभिषेक बनर्जी से है। तो आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। शायद ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन ये तमाम सांसद जो हैं वो यहाँ पर आकर यही संदेश देना चाहते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा जो निज़ाम है उसके खिलाफ हैं और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। अब दो चीज़ें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, या तो ये तमाम सांसद इनके पास इतनी संख्या हो लोकसभा में, चूँकि तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद 2024 के चुनाव में जीते थे, एक सांसद की मृत्यु हो चुकी है और 28 सांसदों में करीब 19 सांसदों का समर्थन इन्हें चाहिए अलग ग्रुप बनाने के लिए। अगर ये 19 सांसद एक साथ हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर 19 सांसदों की संख्या इनके पास नहीं होती है, तो जिस तरीके से हमने देखा अब से कुछ घंटे पहले सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है ये सांसद तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे दें और पश्चिम बंगाल में लोकसभा का उपचुनाव हो और ये तमाम सांसद जो अभी टीएमसी के सांसद हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो ये दोनों स्थितियां इस वक्त खुली हुई है, दोनों स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। दोनों स्थितियों को देखते हुए किस तरीके से टीएमसी की बीजेपी की तरफ से, टीएमसी के इन सांसदों को बीजेपी की तरफ से क्या गारंटी मिलती है और उसको देखते हुए ये बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, इस बारे में आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। रजनीश, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। इजरायल ने ईरानी मिसाइल को रोका, एयर डिफेंस से मिसाइल को तबाह कर दिया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खलबली, जहां एक फ्लाइट से यात्रियों को बाहर भी निकाला गया। अब लगातार हो रहे हमलों के बीच एक एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां ये पहली बड़ी खबर है उस हमले की जहां बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खलबली मच गई और एयर डिफेंस से ईरानी मिसाइल को तबाह करने का इजरायल ने दावा किया। अब जॉर्डन के ऊपर से इजरायली मिसाइल गुजरी, जॉर्डन में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। तो इन हमलों के बीच अब जॉर्डन से भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है और ये वो तस्वीर भी सामने आई है जहां जॉर्डन के ऊपर से इजरायली मिसाइल गुजरी। हालांकि कुछ देर पहले ही ईरान ने फिर हमले किए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरानी आसमान में मिसाइल नजर आई और लंबी दूरी की मिसाइल से इजरायल पर वार हुआ। कुछ देर पहले की तस्वीर का यह दावा किया जा रहा है और ईरानी आसमान में एक बार फिर से मिसाइल नजर आई है, जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार ईरान अभी भी हमलों को अंजाम दे रहा है और मिसाइल वार कर रहा है। लंबी दूरी की मिसाइल से इजरायल पर वार। अब ईरान ने यरूशलेम को भी निशाना बनाया, यरूशलेम के ऊपर मिसाइल मंडराई, यरूशलेम में भी धुएं का गुबार नजर आया। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए वार कर रहा है और यरूशलेम को भी निशाना बनाया गया है। ये देखिए तस्वीर, जहां यरूशलेम में धुएं का ये गुबार नजर आया। एक और तस्वीर, यरूशलेम में ही ईरानी मिसाइल गिरने का दावा भी किया गया। इमारत से नजर आया उठता हुआ धुआं और एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय।
लगातार हो रहे हमलों के बीच अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, न सिर्फ जॉर्डन से बल्कि यरूशलेम से भी। और देखिए यरूशलेम में भी खबर है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरानी मिसाइल गिरने का दावा किया गया है। अब 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें दावा किया गया कि ये कुछ देर पहले की ही तस्वीर है, जहां ईरानी आसमान में मिसाइल नजर आई हैं। और लंबी दूरी की मिसाइल से जिस तरीके से ईरान इस वक्त हमलों को अंजाम दे रहा है, सीधे इजरायल ही नहीं बल्कि यरूशलेम में भी ईरानी मिसाइल गिरने का दावा किया गया है। अब यरूशलेम की ही वेस्टर्न वॉल से श्रद्धालुओं को हटाया गया। बड़ी तादाद में यहां श्रद्धालु मौजूद थे और हमले होने के बाद जगह को खाली करवाया गया। तो इजरायल वर्सेस ईरान नए युद्ध की टाइमलाइन, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां 7 जून 2026 हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे। इजरायल का जवाब, जहां बेरूत और दहिया में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमलों को लेकर खबर है। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण तारीख है 8 जून की। आधी रात ईरान ने इजरायल से बदला लिया। एयरफोर्स ने ईरान में 20 से ज्यादा टारगेट पर हमलों को अंजाम दिया। और ये इजरायल का वो जवाब है जहां नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव की भी अब तैयारी है, क्योंकि कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इस बीच एयर डिफेंस ने भी ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है, जबकि नेतन्याहू ये साफ कह चुके हैं कि किस तरीके से अगले स्तर पर ऑपरेशंस जारी हैं। और इस बीच एयर डिफेंस ने कई मिसाइल्स को नष्ट भी कर दिया है। 3 जून को इजरायल लेबनान के बीच शर्तों के साथ समझौता। ये बड़ी बात अब आपके सामने है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने शर्तों के साथ डील को खारिज कर हमले कर दिए हैं। लेकिन एक खबर है सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले को लेकर, जहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं और थोड़ी देर पहले हमले का अलर्ट भी जारी हुआ। तो सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर वार, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। वहीं सऊदी के अल खर्ज इलाके में भी हमले का अलर्ट है। ईरान से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया। ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका। बड़ी खबर यह है कि हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सेना भी तैयार है। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी को लेकर एक और खबर। हालांकि ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ चुका है तनाव। और हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं यमन ने भी इजरायल पर हमला किया है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि यमन से दागी गई मिसाइल, डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। और जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आपको दिखाते हैं ईरान और इजरायल ने एक दूसरे के किन किन इलाकों को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए, जल्द बताइए ये लोकेशंस किस लिहाज से आप देख रहे हैं कि ये जो एक और वेव शुरू हो चुकी है हमलों की, उसमें इन लोकेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेव, यरूशलेम, हाइफा, किरियात और देखिए उसके साथ साथ इस्फहान, तेहरान, करज, तबरीज। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को देखते हुए ये लोकेशंस बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इजरायल में जहां हमले हुए हैं उसमें हाइफा को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिसमें साफ है कि किस तरीके से दोनों स्ट्रैटेजिकली एक दूसरे के ऊपर अब वार कर रहे हैं। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए जब आधी रात में ईरान की तरफ से इजरायल पर मिसाइल दागे गए थे, तब ईरान ने क्या दलील दी थी कि वो लेबनान के समर्थन में हमले कर रहा है। और इसीलिए सबसे पहले ये 2 लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हाइफा और किरियात, क्योंकि ये इजराइल के उत्तरी इलाके में आता है और जो जहां से कि उस तरफ लेबनान का हिस्सा है। यानी कि लेबनान में जब हिजबुल्लाह के रॉकेट आते हैं तो ज्यादातर वो उत्तरी इजराइल में किरियात सिमोना, गलीली, हाइफा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए हाइफा और किरियात पर अटैक करके ईरान ने मैसेज दिया कि हमारी लड़ाई का मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो हो रहे हमले हैं उसको सपोर्ट करना है, और इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया। वहीं दूसरी तरफ नेगेव के डेजर्ट पे जो हमले हुए हैं, तो एक तो हुती की जो मिसाइल आए, जो हुती के मिसाइल आते हैं वो साउथ इजराइल में ज्यादा आते हैं और इसलिए नेगेव के डेजर्ट में हमले हुए। दूसरी बात है, नेगेव के डेजर्ट में ही डिमोना न्यूक्लियर पावर सेंटर है। तो ईरान की तरफ से मिसाइल जो टारगेट किए गए वो नेगेव में डिमोना न्यूक्लियर पावर सेंटर को टारगेट करते हुए हमले किए गए। और जेरूसलम की जहां तक बात है, तो जिस वक्त ईरान के मिसाइल आ रहे थे, हाइफा की तरफ जा रहे थे, उस वक्त जेरूसलम के पास इजरायली एयर डिफेंस ने उसको इंटरसेप्ट किया। तो ये मकसद था इजराइल में
जिन जिन इलाकों का आप नाम ले रही है जहां पर ईरान के मसले। डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हैं, इजराइल सिर्फ सैन्य विकल्प को देखते हुए हमले कर रहा है, यही वजह है कि इस्फहान, तेहरान, करज और तबरीज में भी इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिना अमेरिका की रजामंदी के ऐसा इजराइल करे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम और आपने अपने दर्शकों को बहुत लाउड एंड क्लियर ये बात कही थी कि हर हाल में युद्ध होगा। और दूसरी बात, जिस वक्त ईरानी मिसाइल रेड सी को क्रॉस करके इजराइल की तरफ आएंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि इजराइल ना तो कुवैत है ना बहरीन है। और वही हुआ जब इजराइल पर हमले रात में किए गए तो आज की सुबह में इजराइल ने इन जगह पर अटैक किया, जिसमें तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट शामिल है, वहीं इस्फहान में न्यूक्लियर पावर सेंटर शामिल है, मशहर में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट शामिल है, तबरीज में जो IRGC के ठिकाने हैं वो शामिल है। तो तबरीज और करज मिलिट्री एसेट्स थे, जबकि इस्फहान में न्यूक्लियर सेंटर था, मशहर में पेट्रोकेमिकल्स और तेहरान में एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, उसको लेकर एक और खबर है जहां ईरान के ही ऊर्जा ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया और ये ईरान की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर वार बताया जा रहा है। करुण महशहर पेट्रोकेमिकल कंपनी पर यह अटैक हुआ। कंपनी का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। मनीष भी इस वक्त हमें यही बता रहे थे कि आखिर इन्हीं लोकेशंस को टारगेट करने का मकसद क्या है। यहां बड़ी खबर यही है कि पेट्रोकेमिकल कंपनी पर ईरान की वार किया गया है और ये करुण महशहर पेट्रोकेमिकल कंपनी पर अटैक को लेकर खबर है, जहां कंपनी का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं ईरानी केमिकल फैक्ट्री पर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर एक और खबर है। ईरान के ही बंदर मशहर शहर में फैक्ट्री है ये, और फैक्ट्री से धुआं निकलता भी नजर आया है। तो ईरान की ऊर्जा पर जिस तरीके से प्रहार इजरायल कर रहा है उसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां यह साफ है कि किस तरीके से लगातार इजरायल की तरफ से ईरान को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल ईरान की ऊर्जा पर प्रहार की डिटेल। इजरायल ने ईरान के खुजिस्तान प्रांत पर वार किया है। करुण महशहर पेट्रोकेमिकल कंपनी को भी टारगेट किया गया। वहीं कंपनी पर हमले की वजह जानिए, जहां ईंधन, केमिकल और प्लास्टिक के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और मिसाइल हथियार में भी इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बनाती है। बड़ी बात यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य ठिकाने IDF के टारगेट पर हैं और साथ ही अप्रैल में भी इजरायल ने इसी कंपनी पर वार किया था। अब ईरान पर इजरायली हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि IDF ने अजरबैजान और इराक से हमले किए और अजरबैजान और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान पर फाइटर जेट से मिसाइल दागी। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर। तो ईरान पर फाइटर जेट से मिसाइलें दागी गई हैं और खबर यह है कि अजरबैजान और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। तो ईरान पर हमलों के रूट के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां कैसे टारगेट सेट हुए और कैसे ये अटैक हुआ, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि तेहरान को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तब कैस्पियन सागर की तरफ से ये हमला हुआ तेहरान और करज में। वहीं अजरबैजानी एयर स्पेस के इस्तेमाल का जो दावा किया जा रहा है, ये उसी की इंफॉर्मेशन है। वहीं तबरीज और खुरामाबाद के साथ साथ किरमनशाह पर इराकी एयर स्पेस से मिसाइल दागी गई हैं। तो ईरान पर जिन रूट्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। जबकि अजरबैजान दावा कर रहा है कि ईरान पर हमले के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि हमले के बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री ने अराक्ची से भी बात की है। अब बड़ी खबर यह है कि ईरान की US इजरायल को धमकी, स्थिरता का रास्ता जंग से होकर गुजरता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा, ईरानी सेना पहले से ज्यादा मजबूत है, ईरान जवाब देने को तैयार। तो ईरान का ऐलान, शांति के लिए जंग जरूरी, और तेहरान की चेतावनी है, शांति और स्थिरता के लिए जंग जरूरी है और ईरान की सेना पहले से ज्यादा ताकतवर। अब ईरान चुप नहीं रहेगा, जवाब देगा। पिछली जंग के बाद हमने कमी को ठीक भी किया है और इस बीच यही दावा किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति प्रवक्ता की तरफ से, जिसका मतलब यह है कि US इजरायल के दबाव में ईरान नहीं झुकने वाला है, जबकि ईरान पर हमले का पूरी ताकत से जवाब भी देगा। यही खबर, जहां साफ है कि ईरान ने भी अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है। लेकिन ईरान पर इजरायल के जवाबी हमलों को लेकर खबर है, पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक, ईरान के 4 शहरों पर इजरायल के हमले, तेहरान, इस्फहान में इजरायली मिसाइल बरसी हैं और करज, तबरीज पर भी इजरायली अटैक।
और ईरान के इस्फहान पर ही इजरायल के हमले को लेकर खबर यह है कि एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार दिखा। इस्फहान में ही ईरान का परमाणु केंद्र है। ये इस्फहान की तस्वीरें हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हुए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को देखते हुए हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है। वहीं इस्फहान में भी लगातार कई धमाकों को लेकर खबर है। 3 धमाकों से इस्फहान दहल गया। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। अब इराक में भी धमाकों की आवाज, जहां इराक के कई प्रांत में धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो फिलहाल पश्चिम एशिया के इस नए संग्राम की एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि इराक के अलग अलग प्रांत में भी लगातार धमाके हुए हैं। तो ईरान का वार और इजरायली पलटवार, इंफॉर्मेशन आपके सामने जहां साफ है कि किस तरीके से मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। खबर है कि 10 मिसाइलों से हमला हुआ है और इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़ी खबर है। ईरान के इस वार में ही मिसाइल वार को लेकर एक जानकारी, उत्तरी इजरायल पर अटैक को लेकर खबर है, जबकि तेहरान इस्फहान में इजरायल की तरफ से हमले हो चुके हैं। वहीं खबर है कि इजरायल ने करज और तबरीज में भी हमलों को अंजाम दिया और ईरान में भी हमलों के बाद लगातार सायरन बजते रहे। ईरान जिस तरीके से इजरायल को टारगेट कर रहा है, इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरीके से सक्रिय है, जबकि इस्फहान में भी ईरानी परमाणु केंद्र पर इजरायल की तरफ से हमले का दावा किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की अपील का पेंटागन पर कोई असर नहीं। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी पेंटागन ने आईडीएफ की मदद की है। पेंटागन की मदद से आईडीएफ ने हमला किया। पेंटागन ने ईरानी ठिकानों की जानकारी दी और पेंटागन की मदद से ही आईडीएफ का 15 ठिकानों पर वार। मनीष, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि क्या वाकई इजरायल बिना अमेरिकी इनपुट के सटीक हमले कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आईडीएफ का 15 साइट पर अटैक प्लान है क्या? मध्य और पश्चिमी ईरान पर आईडीएफ के हमलों को लेकर खबर है। आईडीएफ ने ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। कहां पर हमले हुए हैं? एयरपोर्ट पर वार हुआ, मिसाइल साइट हिट की गई, ड्रोन बेस और कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। मकसद साफ है, ईरान का अटैक सिस्टम तोड़ना और साथ ही अमेरिका की जो भूमिका है उसे समझिए, जहां यूएस ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, मिसाइल ड्रोन ट्रैकिंग सपोर्ट मिला है इजरायल को, और अमेरिका पर्दे के पीछे से भी एक्टिव है। एक तरफ आप दबाव बनाने की मनीष कोशिश करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि डील को लेकर बातचीत अच्छी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वार करते हैं। ईरान हर बार अमेरिका की इसी मंशा को लेकर तो सवाल उठाता है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से पूरी तरह एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को अलग अलग करके देखना ही सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसीलिए ये उम्मीद करना कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा, उस वक्त अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा, या फिर इजराइल ईरान पर हमला करने जाएगा और उस वक्त अमेरिका मदद नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पोस्चरिंग एकदम अलग बात है, जहां पर कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू को डांट रहे हैं, या पिछले हफ्ते बहुत कुछ बताया गया कि गाली गलौज तक हो गई। ये सब चाहे जो भी हो, ये सब केवल दिखावे की है या फिर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन हमेशा से, चाहे ट्रंप थे, बाइडन थे, हर वक्त इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट मिला। और उसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई केवल इजराइल की लड़ाई है। अमेरिका का ईरान से उतनी ही दुश्मनी है जितनी इजराइल की। आखिरकार एम्बेसी में तो अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुए, आखिरकार अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए। इसीलिए बहुत सारी लड़ाई अमेरिका के बिहाफ पर इजराइल मिडिल ईस्ट में लड़ रहा होता है। दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं कि यह सोचा ही नहीं जा सकता कि अमेरिका की सेना जरूरत पड़ने पर आईडीएफ के साथ नहीं चलेगी। और वही यहां पर हुआ, जब देर रात में ईरान की तरफ से 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, तब अमेरिका ने मदद की उस समय मिसाइलों को रोकने में। और ट्रंप और नेतन्याहू के बातचीत के बावजूद अमेरिका ने इजराइल को हमले के लिए मदद पहुंचाई, सटीक और असरदार हमले के लिए इनपुट भी दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शांति की अपील भी करते हैं। हालांकि इसका मतलब भी साफ है और यही वजह है कि ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन ईरान का इजरायल पर बड़ा हमला, खबर है इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने अटैक भी किए। रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के हमले और हाइफा और तिब्रियास में ईरान का मिसाइल अटैक। इजरायल के अलग अलग शहरों में ईरान के अटैक की ये तस्वीरें सामने आई। अब अगली तस्वीर हाइफा की। ईरान ने हाइफा पर कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखी। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव।
इराक के आसमान में भी ईरानी मिसाइल दिखी हैं। ईरानी मिसाइल इजराइल की ओर जाती दिखी। हाइफा से एक और तस्वीर है। इजराइल के हाइफा में ईरानी हमला, जहां अटैक के बीच हाइफा में सायरन बजते रहे। अब इजराइल के तिब्रियास में ईरान के अटैक की तस्वीर। इस वीडियो में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखी। इजराइल के ही एयरबेस पर ईरान के हमले की एक और खबर। रमत डेविड एयरबेस पर मिसाइल से अटैक हुआ। हाइफा के नजदीक मौजूद है रमत डेविड बेस। हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान, बेरूत पर इजरायली हमले बंद हो और लेबनान पर फास्फोरस बॉम्ब से हमले। आज रात इजरायल को हमलों का करारा जवाब दिया। ईरान के हमलों को लेकर आईडीएफ भी अलर्ट है। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम एक्टिव और लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया। वहीं ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना है। पश्चिम एशिया में यूएस सैन्य बेस पर अलर्ट बढ़ चुका है। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर है यूएस। उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट भी तैयार हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की आशंका जताई गई। खबर है कि हमलों के बाद ईरान का एयर स्पेस भी बंद है। इराक, सीरिया का एयर स्पेस बंद। ईरानी हमलों के बाद ईरान में जश्न। तेहरान की सड़क पर लोग उतर आए, जहां इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हुई। ईरानी हमलों के बाद ईरान की सड़क पर जश्न मना। तेहरान की सड़क पर लोग उतर आए, झंडे हाथ में लेकर जश्न मनाते हुए तेहरान की सड़क पर लोग इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, यूपी के शामली में हिंदू लड़के का धर्मांतरण, जहां आयुष मलिक को बनाया गया रहमान और करोड़ों की संपत्ति के मालिक के खिलाफ ये साजिश। चांदनी कुरैशी और उसका पिता इस्लाम कुरैशी गिरफ्तार हुआ। वीडियो बनाकर आयुष और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने के भी आरोप। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और आयुष और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने के भी आरोप हैं। शामली में संपत्ति के लालच में करोड़ों की संपत्ति के मालिक के खिलाफ रची गई ये साजिश। चांदनी का धर्म जिहाद, आयुष मलिक को बनाया रहमान। आरोप क्या है? शामली के करोड़पति परिवार के आयुष का धर्मांतरण कराया। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की ने आयुष को प्रेम जाल में फंसाया। आयुष मलिक के साथ संबंध बनाकर वीडियो भी बनाए और वीडियो के सहारे आयुष के परिवार को ब्लैकमेल किया। फिजियोथेरेपी सेंटर में काम करने के दौरान संपर्क में आया। आयुष के पीछे पीछे जिम भी वो जाने लगी और चांदनी का भाई भी आयुष की दुकान पर काम करता था। चांदनी और उसके परिवार पर आयुष के धर्मांतरण का आरोप है। करोड़ों की संपत्ति के लालच में चांदनी ने आयुष से निकाह किया और दिल्ली की एक मस्जिद में चांदनी ने आयुष से निकाह किया और पाक इस्लामिक लीडर डॉक्टर इसरार का वीडियो भी दिखाया। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीरें भी सामने हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सुनाते हैं आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने क्या आरोप लगाए और पुलिस ने इस पर क्या कहा। ये जो चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो, और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हमसे प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो। जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने का, उनका घर वो जाना ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। साथ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है। और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना
करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। और अब सुनिए रहमान बने आयुष का बड़ा दावा। इस्लाम से प्रभावित होकर धर्म बदला, धर्म बदलने से परिवार नाराज। रहमान बने आयुष की तरफ से भी बड़े दावे किए गए हैं और ये भी साफ कहा गया कि धर्म बदलने से उनके परिवार उनसे नाराज थे और इस्लाम से प्रभावित होकर ही धर्म बदला। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, मैं 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके तो धीरे धीरे सीखता रहा। 2012 से क्लास में और ज़्यादा शुरू में था, पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, अपनाने लगा। फिर मुलाकात हुई थी फिर सेंटर में, उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग गया तो वही तो निकाह के लिए तैयार नहीं बन पा तो तैयार भी पूरा जितना ज़्यादा माहौल खराब है वो इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने कुछ हाथ मार कर करा कि मैंने संविधान तोड़ दिया करा, मतलब कर सकूँ मैंने करा, और लोगों ने करा, मैंने भी करा।